विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के बीच अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम में धांधली की खबर सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि राहुल की ये ट्वीट मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव नतीजों को लेकर मिड डे में हुए खुलासे के बाद आई है। मिड डे की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ईवीएम हैक की गई थी। बनराई पुलिस को अभी तक की जांच में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि मंगेश का फोन ईवीएम से जुड़ा था, उसी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जिसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से वायकर को 48 वोटों से जीत मिली। पुलिस ने कहा है कि फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया था। इस मामले में रविंद्र वायकर के साले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं कांग्रेस और सपा ने मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हलचल तेज है। एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में चुनाव नतीजों में हेरफेर का दावा करते हुए याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दाखिल करते हुए चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ईवीएम में डाली गई वोटों और गिनी गई वोटों के बीच 48 लाख वोट का अंतर है। ऐसा ही अंतर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों में है। नरेंद्र मिश्रा ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी चिंता ना करें, ईवीएम बिल्कुल जिंदा है और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आएंगे। तो वहीं एडवोकेट महमूद प्राचा ने अभियान शुरू कर दिया है। प्राचा ने चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करते हुए लिखा कि मैंने आम चुनाव 2024 के दौरान किए गए अपराधों के लिए चुनाव आयोग के पदाधिकारियों और बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक नागरिक के रूप में मैंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। इंडिया यानी भारत को बचाने और मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपने इस अभियान से जुड़ने के लिए शिकायत दर्ज करने की लिंक भी साझा की है। चुनाव से पहले भी ईवीएम को लेकर काफी विवाद सामने आए थे और अब चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। सरकार का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। भले ही सहयोगी दलों की मदद से एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन विपक्ष द्वारा कही जा रही बैसाखी सरकार कब तक चलेगी ये तय 26 जून को ही हो जाएगा। दरअसल एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने तो साफ कर दिया कि बीजेपी जो फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। दरअसल टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमा रेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब टीडीपी के तेवरों से ये साफ हो गया है कि बाकी बड़े मंत्रालयों के साथ बीजेपी लोकसभा स्पीकर के पद पर भी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो टीडीपी उनका समर्थन नहीं करेगी और इस पद पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। और इस बीच लगातार इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए और अगर स्पीकर पद के लिए एनडीए के सहयोगियों से कोई उम्मीदवार उतारा जाता है तो विपक्ष उनका समर्थन करेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा। चुनाव परिणाम तो पूरी तरह से उसके पक्ष में नहीं आए, लेकिन अब पार्टी नेताओं में गठबंधन के सहयोगी दलों में भी फूट के आसार नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे को हार का कारण बता रहे हैं।
इसी कड़ी में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं में ही घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हार के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। अब उनके बयान पर बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर को बीजेपी के सारे वोट मिले हैं, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर चिंतन करना चाहिए कि राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बना ली है। बता दें कि ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, हमने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन गठबंधन के दूसरे नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी और पीएम मोदी को नकार दिया है। दोनों नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग ने एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कई मोर्चे पर एनडीए के सहयोगी दलों में टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कब तक चल पाएगी सहयोगियों के सहारे बीजेपी की सरकार। नीट परीक्षा के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाया गया है, मैं उससे हैरान हूँ। जब भी वर्तमान सरकार के तहत ऐसा कुछ भी होता है तो वह पिछले यूपीए सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। नीट विनियमन 2010 में पेश किया गया था। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मुद्दा नीट परीक्षा का नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दा उस तरह का भ्रष्टाचार का है जो हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा होते देखा है। जिस तरह का पेपर लीक हुआ यूपी में, वैसा हम पूरे देश में होते हुए अब देख रहे हैं। यदि किसी परीक्षा में परीक्षण प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एनडीए पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले दशक में एनसीईआरटी का प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ। मैं 2014 और 2019 के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य था। मैं उस समय नीट के लिए मिलने वाले व्यापक समर्थन को याद करता हूं, लेकिन ऐसे सांसद भी थे, विशेष रूप से तमिलनाडु से, जिन्होंने चिंता जताई थी कि नीट से सीबीएसई के छात्रों को लाभ मिलेगा और दूसरे बोर्ड और स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अब लगता है कि सीबीएसई के इस मुद्दे पर उचित विश्लेषण की जरूरत है। क्या नीट भेदभाव से भरा है? क्या गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को अवसर से वंचित किया जा रहा है? महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी नीट को लेकर गहरा संदेह जताया है। वहीं इस मामले में खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके गुनाहगारों को सजा देने की बात कहते हुए कबूला है कि एनटीए में सुधार की सख्त जरूरत है।